कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, आज भी हम रोटी को गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये किसानों की मेहनत से ही हमें प्राप्त होती है। साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनामिका। जी हाँ, जो अनाज हमें प्राप्त होता है उसमें किसानों की बहुत मेहनत होती है और जिससे हम अपना जीवन आसानी से चलाते हैं। और अगर समय समय पे खेती में, कृषि में समसामयिक कार्य करते जाएं तो बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, कृषि में समसामयिक कार्य। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं नर्मदापुरम जिले के सेमरी हरचंद गांव में। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच कुछ कृषि विशेषज्ञ हैं। तो चलिए मैं आपसे इनको रूबरू कराती हूँ। हमारे बीच है संजीव कुमार गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं, केवी के गोविंद नगर नर्मदापुरम से। डॉक्टर ब्रजेश कुमार नामदेव जी, जो कि कीट वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि वैज्ञानिक उद्यानिकी केवी के गोविंद नगर नर्मदापुरम से हैं। डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी, जो कि एग्रोनॉमिस्ट हैं। साथ ही हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जो कि पशुपालन विभाग से हैं। और साथियों, आज हमारे बीच कुछ सफल किसान भाई और कुछ जागरूक किसान भाई भी हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर गर्ग साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कृषि में क्या समसामयिक कार्य हैं। आप प्लीज़ हमें उसकी जानकारी दें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि किसान भाई अभी रबी की सीज़न चल रहा है, रबी का मौसम चल रहा है। किसान भाइयों के खेत पर गेहूं है, चना है, सब्जियां हैं, फल उद्यान है, वो सभी लगे हुए हैं। तो अपना ज़रा देखा जाए तो अभी गेहूं की फसल लगभग किसानों की बोनी कंप्लीट हो चुकी है और लगभग किसान जो फसल है वो 20 दिन और 40 दिन और 60 दिन की लगभग किसान के यहाँ हो चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट फसल खड़ी हुई है समय की। तो किसान भाइयों से मेरा गेहूं की फसल में आग्रह है कि जहाँ 20 दिन की 25 दिन की फसल हो गई है वहाँ किसान भाई खरपतवार प्रबंधन करें, चारे का प्रबंधन करें, निदाई कराएं और बिड मैनेजमेंट करें। इसी प्रकार से जहाँ गेहूं की फसल 40 दिन की लगभग हो गई है वहाँ किसान भाई सिंचाई जितनी उपलब्धता है उस सिंचाई के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। और पोषक तत्व, इसी के साथ साथ पोषक तत्व प्रबंधन भी किसान भाई साथ साथ में करें। इसी प्रकार से जो गेहूं की फसल लगभग 60 दिन की जहां किसान भाइयों की हो चुकी है उन किसान भाइयों को समसामयिक सलाह है कि वो पोषक तत्व प्रबंधन करें और सिंचाई जितनी उपलब्धता है किसान भाइयों के यहाँ वो सिंचाई करें। डिफरेंट डिफरेंट सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर किसान अपने अपने यहाँ सिंचाई कर सकते हैं। जनरली अपने यहाँ सिंचाई सिंचित एरिया है तो किसान भाई लगभग 4 पानी देते हैं, तो 21-21 दिन पर लगभग अंतराल पर किसान भाई सिंचाई करें। इसी प्रकार से जहाँ चने की फसल का भी रकबा बड़ा अधिक है तो चने की फसल में लगभग 40 से 50 दिन लगभग हो चुके हैं। कहीं कहीं फसल में फूल आ रहा है, कहीं कहीं फूल लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जहाँ जहाँ फूल कंप्लीट हुआ है लगभग पूर्ण अवस्था में वहाँ किसान भाई चने में सिंचाई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ अभी फूल आ रहा है और उसमें कोई कीट का अगर समस्या हो रही तो वो कीट प्रबंधन भी किसान भाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब्जियों में है, अभी सब्जियों की लगभग तुड़ाई, टमाटर की तुड़ाई चल रही है, मिर्ची की तुड़ाई चल रही है, धनिया है, मिर्च है, पालक है, तो इसमें भी निदाई का काम किसान भाई कर सकते हैं। बगीचों में लगभग अभी अमरूद का सीज़न है, चीकू का सीज़न है, तो तुड़ाई चल रही है, तो वहाँ भी किसान भाई अपना सिंचाई और कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन किसान भाई बगीचों में कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और अगला सवाल जो है मेरा डॉक्टर नामदेव आपसे है। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है फसलों में, तो इसको कैसे कम किया जाए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज के समय में देखा गया है, खासकर सब्जी और फलों में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आए दिन देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी समस्याएं, बीमारियों का किसान भाई छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो हम दवाई
पेस्टिसाइड फसलों में डालते हैं उनके कुछ ना कुछ अंश उनमें अवशेष के रूप में रह जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी फसलों में या हमारी सब्जियों में केवल कीटनाशी पर निर्भर ना रहें। उसके उन सब जो कीट बीमारी जो आ रही है उनका एक समन्वित प्रबंधन करें। वो उस तरीके से जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, अनावश्यक चीज़ों को अपन सबसे पहले क्या करना है कि पौध सही तरीके से तैयार करें। पौध स्वस्थ रहेगी तो जो बीमारी वगैरह आती हैं, कीट वगैरह आती हैं, वो उसमें नहीं लगेंगी। दूसरा इनका क्या है, जो कि हम फसलें कुछ लगाते हैं तो उन फसलों के चारों ओर कुछ ऐसी फसल लगाएं जो कीट रोगों को उनको आकर्षित करती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे टमाटर में इल्लियों की समस्या होती है तो टमाटर के चारों ओर हम गेंदा लगा सकते हैं। इसी प्रकार गोभी वर्गीय सब्जियां जो लगती हैं उनमें एक DBM जिसको हम बात करते हैं उसकी समस्या होती है। तो ऐसी फसलों के हम क्या करते हैं, सरसों जो होती है हमारी उसको हम उसमें फसल के चारों ओर लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो कि रस चूसक जो कीट होते हैं, चाहे हमारी सफ़ेद मक्खी हो, एफिड्स हो, थ्रिप्स हो, तो ये क्या करते हैं, पौधे का रस चूसते हैं। उससे क्या होता है, पौधा कमज़ोर होता है, पौधे की पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक तो जो आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे एलोस्ट की ट्रैप है, पीले कार्ड है, नीले कार्ड है, उनको लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे जो इल्लियाँ लगती हैं उनके लिए भी बहुत सारे ट्रैप, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप है, फनल ट्रैप है, वाटर ट्रैप है, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो बायोजेंट्स हैं और बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि इल्लियों के लिए ट्राइकोग्रामा है, उसके जो ट्राइकोकार्ड के रूप में आजकल उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे बायोपेस्ट जैसे कि बोवेरिया वेशियाना है, वर्टिसिलियम है, इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर अब जब ज़रूरत पड़ती है हमको कि नहीं अब ये चीज़ हमें लग रहा है कि नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तब हम कीटनाशी के ऊपर जाएं। कीटनाशी में आजकल बहुत सी वैरायटी है। पहली कोशिश ये होनी चाहिए जो ग्रीन लेबल के पेस्टिसाइड है, ग्रीन लेबल मतलब जिनका हमारे वातावरण, हमारी फसलों पर कोई हानिकारक विशेष प्रभाव नहीं होता है, उनका चयन करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को हमारी फसलों में, सब्जियों में का चयन करते हैं तो उसके हमें दो फायदे, एक तो क्या है, हमारी जो अनावश्यक लागत है वो बच जाती है, और जो गुणवत्ता होती है हमारे उत्पाद की वो बहुत अच्छी रहती है। अब जब उत्पाद अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो उसका अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई, हमारे जो उसके उपभोक्ता हैं वो उसका उपभोग करेंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच पाएंगे। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला सवाल मेरा डॉक्टर चौरसिया जी आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन सी फल सब्जी किसान भाई लगा सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि अभी रबी का मौसम चल रहा है, तो कुछ फसलें तो किसानों की लगी हुई हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कुछ किसान भाई, आज भी हम गांव में आए तो टमाटर की फसल लगा रहे हैं और या दूसरी सब्जी वर्ग की फसलें लगा रहे हैं। फल वृक्षों की बात करें तो अब इस समय अपन पपीते की नर्सरी तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले फरवरी मार्च के महीने में उसका हम प्रतिरोपण कर पाएँ। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है, आम अमरूद को लगा सकते हैं, वो नींबू को लगा सकते हैं। फरवरी मार्च के महीने में उसका सही समय होता है। अभी उसकी चाहें तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। और जो सब्जी वाली फसलें अभी लगी हुई हैं जैसे वर्तमान में, तो जैसे ब्रजेश जी ने बताया, समन्वित कीट प्रबंधन उसमें करेंगे तो कीटनाशी पे कम निर्भर रहना पड़ेगा। और खेती में हम देख रहे हैं आज के समय नए युवा कम रुचि ले रहे हैं, तो उनको उनको भी जोड़ना पड़ेगा ताकि उनको जब देखेगा खेती लाभ का सौदा है तो वो भी इसको अपनाएंगे और आगे उनको अधिक आय प्राप्त होगी तो सफलता प्राप्त करेंगे। डॉक्टर पटेल जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम आपसे खरपतवार प्रबंधन के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, ये वर्तमान में रबी का मौसम चल रहा है। इसमें ज़िले में मुख्यतः दो फसलें लगाई होती हैं, मुख्यतः गेहूं एवं चना। गेहूं में खरपतवार प्रबंधन, जैसे डॉक्टर ब्रजेश जी ने बताया कि समन्वित कीट प्रबंधन करें, इसी प्रकार समन्वित खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि रसायनों का दिन प्रतिदिन जो रेसिडुअल इफेक्ट है मिट्टी पे एवं उत्पाद में जो प्राप्त होता है किसानों, उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी समस्याएं किसान भाइयों को उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रही है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी पड़ रही है। इसलिए रासायनिक जो कीट हर्बिसाइड के ऊपर निर्भरता है उसको धीरे धीरे कम करके समन्वित पोषक खरपतवार प्रबंधन पर आए। समन्वित खरपतवार प्रबंधन में सबसे पहले किसान भाई जैसे गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसमें पलेवा करके ही बोनी करनी चाहिए गेहूं की, क्योंकि उससे आप पहले से सिंचाई करेंगे तो उसमें कुछ खरपतवार होंगे, वो खरपतवार उगाएंगे। और बोनी के समय आप जैसे वो तैयार करते हैं सीड बेड जो आपकी तैयार हो, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार, लगभग 30 से 35% खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। वहीं फिर उसके बाद ही बोनी करनी चाहिए। तथा खरपतवार प्रबंधन
इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे अधिक फसलों में नुकसान होता है, कोई भी फसल हो, चाहे गेहूँ, चना हो, अन्य फसलें हो, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान फसल को खरपतवार के द्वारा होता है। जैसे गेहूँ की फसल में यदि उचित समय पर खरपतवार प्रबंधन नहीं किया गया तो लगभग 40 से 45% तक गेहूँ की फसल में नुकसान हो जाता है उचित खरपतवार प्रबंधन ना होने के कारण। क्योंकि खरपतवार फसल के साथ प्रकाश, जल, खनिज तत्व एवं स्थान के लिए प्रतियोगिता करते हैं, जिससे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन तक आपको खरपतवार से मुक्त रखना है। फिर इसके बाद उसमें खरपतवार उगते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रभाव फसल पर नहीं पड़ता। इसलिए खरपतवार गेहूं में खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे पहले पलेवा करें, उसके बाद 25 से 30 दिन में आप उसमें चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें मुख्य खरपतवार गेहूं में देखने में आते हैं कि इसमें जंगली जई होती है, राई होती है, गाजर घास की भी समस्या देखने को मिलती है, इन तथा बथुआ की समस्या देखने को। इनके लिए आप मेटसल्फुरान एवं सल्फोसल्फुरान का 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती दोनों के लिए आपके कंट्रोल होंगे। वहीं दूसरी ओर आता है चने की फसल। इसके लिए चने की फसल के लिए स्पेसिफिक रूप से अभी कुछ ही हर्बिसाइड रिकमेंड किए गए हैं। इसके लिए चने में आपको सबसे अधिक उपयोगी खरपतवार नाशी होता है आपका प्री इमरजेंस होता है। प्री इमरजेंस के रूप में आप पेंडिमिथिलिन एवं इमेजाथाइपर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में चने में जो शुरुआती दौर में कंपटीशन होता है या प्रतियोगिता होती है खरपतवारों के द्वारा, वो आपकी घट जाएगी। तथा वहीं दूसरी ओर यदि किसान भाई प्री इमरजेंस नहीं डाल पाते हैं तो चने की फसल में 30 से 35 दिन पर भी खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं, जिसको टोप्रामाइजन का उपयोग कर सकते हैं। टोप्रामाइजन आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, जिसके उचित परिणाम देखे गए हैं चने की फसल में, तथा चने की आप खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और दर्शकों, साथ ही हमारे बीच डॉक्टर सिद्धार्थ भी हैं जो कि पशुपालन विभाग से हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। जी, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सामुदायिक विषय पर यदि अपन बात करें दुधारू पशुओं की देखभाल, तो शीत ऋतु में पशुओं की देखभाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रायः देखने को मिलता है कि इस मौसम में पशुओं को शीत लग जाना, निमोनिया हो जाना, खासकर छोटे नवजात बच्चों में। इसके अलावा हरे चारे की भरपूर मात्रा होने की वजह से आफरा संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब इसका प्रबंधन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि न्यूमोनिया यदि ज़्यादा समय हो जाता है तो पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए प्रबंधन बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में पशुओं की जो शरीर की ऊर्जा है वो बहुत जल्दी कम समय में ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पोषण आहार भी संतुलित दिया जाए। तो इसके प्रबंधन के लिए कुछ विशेष टिप्पणियाँ मैं करना चाहूँगा, जिसमें पहली चीज़ है कि यदि किसान का शेड पक्का है तो उसमें आप सूखा चारा या ऐसा कुछ बेडिंग मटेरियल आप नीचे लगाएं, जिससे कि पशु आपका सीधे ज़मीन के संपर्क में ना आए, जिससे कि वो शीत से बचाया जा सके। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अजवाइन का धुना लगा सकते हैं, जिससे कि शेड का तापमान जो है वो बना रहता है। इसके अलावा आप पशुओं में सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, शरीर पर लगाया जा सकता है, जिससे कि डायरेक्ट सर्द हवाओं से इसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा नवजात बच्चों में जूट के जो बोरे हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आप उनको ढक कर रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों की गर्मियाँ बनी रहेगी। इसके अलावा पोषण आहार जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है सर्दी के मौसम में। इसके लिए मेरा किसान पालकों से निवेदन है कि वो गुड़ का पानी और दलिया जैसी चीज़ें पोषण आहार में ज़रूर सम्मिलित करें, जिससे कि शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दलिया किसान पालकों द्वारा दिया जा रहा है उसको आप भून के दीजिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि किसान कच्चा दलिया खिला देते हैं, जिसकी वजह से अपच की समस्याएं बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, ये मैं पशुपालकों से कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें। डॉक्टर सिद्धार्थ, हम आपसे टीकाकरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। टीकाकरण के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कई बार पशुपालकों के मन में भ्रांतियाँ रहती है कि टीकाकरण कराने से जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध कम हो जाएगा या फिर उसके नॉर्मल जो दिनचर्या में है वो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ये सब भ्रांतियाँ हैं, अब विशेष रूप से टीकाकरण कराया जाए, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि अभी कुछ पिछले समयों में जैसे खुरपका, मुँह पका है, लंपी स्किन डिसीज है, इससे बहुत पशुओं में मृत्यु दर देखी गई है। और जो कि एक विषाणु वाली बीमारियां हैं, जिसमें पशु की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है और बुरी स्थिति में उसका इलाज कर पाना भी असंभव हो पाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीकाकरण। तो खुरपका, मुँह पका, लंपी
और गलघोटू और लंगड़िया इस तरह की बीमारियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर हम कृषि के जो समसामयिक कार्य समय समय पर करते रहें, तो आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बीच कुछ सफल जागरूक किसान भाई भी मौजूद हैं, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहनलाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? 20 एकड़ ज़मीन है, 20-22 एकड़। तो आपने कौन कौन सी फसल लगाई है? अब गेहूँ लगे हैं और कुछ चना लगे हैं। तो दर्शकों, ये हमारे बीच एक सफल किसान भाई हैं, तो चलिए हम इनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। आप हमारे साथ कुछ अपने अनुभव शेयर करें ताकि हमारे युवा किसान भाई भी लाभान्वित हो सकें। जी भाई, अब अनुभव तो ऐसा है कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा होगा और अब हर चीज़ में लागत ज़्यादा हो गई। गेहूँ में भी 2-2 दान दवाई छींचना पड़े और जब फसल बचाओ, अच्छा बालियाँ हीटने पे फिर भी इल्ली लग जाए तो बामें भी बालों पे भी छींची जाती दवाई हैं। चनों में 2-2 3-3 दान दवाई छींचो, जब ऐसी बात है। तो कुशवाहा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और दर्शकों, अभी हमारे बीच कुछ किसान भाई भी हैं जो कि काफ़ी जागरूक हैं और उनके पास कुछ समस्याएं हैं और हमारे बीच कृषि विशेषज्ञ भी हैं। तो चलिए हम पूछते हैं इनकी समस्या और समाधान के लिए हमारे बीच कृषि विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मैं महेश कुमार कुशवाहा सेमरियाजन से हूँ। आपकी समस्या हमें बताएं कि आपके पास कितनी एकड़ भूमि है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। मेरे पास 10-12 एकड़ ज़मीन है। आपने कौन कौन सी फसल लगाई है? मैंने गेहूँ भी लगाया है, चने भी लगाए हैं और टमाटर की खेती करता हूँ। तो आपके खेत में क्या समस्या है और आपका सवाल हम जानना चाहेंगे, और आप कौन से विशेषज्ञ से क्या सवाल करना चाहेंगे वो भी हम जानना चाहेंगे। मैं कुल मिला के जैविक खेती के बारे में बहुत रोज से सुन रहा हूँ और जैविक खेती के लिए बताते हैं कि भाई गोबर की ज़्यादा ज़रूरत है और गोबर इतनी पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, तो इसकी और कोई दूसरी प्रक्रिया हो तो डॉक्टर साहब से मैं चाहूँगा कि जैविक के बारे में बतलाएं मेरे को। तो सर, गर्ग साहब, हम जानना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में, ये जानना चाहते हैं। और इनके सामने ये समस्या आ रही है कि गोबर की समस्या है, और साथ ही आप गवर्नमेंट की अन्य योजनाओं के बारे में भी हमें बताएं। किसान भाई, जैसा कि उनका प्रश्न था कि जैविक खेती के बारे में, हमारे गोबर हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक प्रोम है, अभी मार्केट में भी प्रोम उपलब्ध है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध है। वो रॉक फॉस्फेट प्लस बायोस्लैरी से बनाया जाता है, जिसमें लगभग 10 से 12% फास्फोरस होता है और विभिन्न प्रकार के उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। सल्फर भी होता है, पोटाश भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सभी प्रकार के उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो किसान भाई, प्रोम का आप जैविक खेती में उपयोग कर सकते हैं। ये एक बड़ा खाद है जो इसका उपयोग कर सकते हैं, और इनरिच करके भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं गोबर की खाद का। तो किसान भाई को जैसे बोला था कि जैविक खेती करने के लिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वहाँ पर पशुपालन होना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रोम का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें ड्रिप में एक योजनाएं हैं और स्प्रिंकलर के भी लिए भी एक योजना है एक, जिसमें किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। mpkrishi.in की वेबसाइट है, उस पर जाकर वह पूरा ऑनलाइन आवेदन, इसमें 15,000 रुपये किसान भाई को सब्सिडी मिलती है। एक हमारे यहाँ भी ड्रोन में एक योजना है जिसमें लगभग 50% किसानों को सब्सिडी मिलती है, और सॉइल हेल्थ कार्ड फ्री कॉस्ट में आप सॉइल मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं। इसी प्रकार से सर, जैसे कि आपने अभी ड्रोन की बात की, तो क्या महिलाओं को भी किसी तरह की विशेष सब्सिडी प्रदान की जाती है? जी बिल्कुल,
भारत सरकार की अभी एक स्कीम्स में जो एसएचजी हैं, महिला एसएचजी हैं, उनमें भी महिला एसएचजी में जो महिला पायलट है उसमें 100% सब्सिडी है। महिला किसान को, जो महिला चालक है पायलट अगर ट्रेनिंग्स लेती है तो उसको ड्रोन पर 100% जितने का ड्रोन आता है, लगभग 7-8 लाख रुपए का ड्रोन आता है, उस किसान महिला समूह को 100% पर ड्रोन दे रही है सरकार। तो ये एक अच्छी स्कीम्स है जो महिला के लिए स्कीम्स है, महिला इसमें आगे आ सकती हैं और प्रशिक्षण भी उन महिलाओं को फ्री एक और 100% पर दिया जाएगा। गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि जब सरकार द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं आपको दी जा रही है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और अभी हमारे बीच कुछ किसान भाई और भी हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनका समाधान हमारे एक्सपर्ट के पास ही है। तो चलिए हम एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों से रूबरू होते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। शिव कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपके खेत में आपने कौन सी फसल लगाई है? इस समय गेहूं और सब्जी की खेती करता हूँ। आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? 4 से 5 एकड़ खेती। तो आपकी क्या समस्या है और हमारे बीच एक्सपर्ट्स हैं तो आप किससे अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? आज के समय में गेहूं तो ऐसा है कि एक दूसरे की देख करके सीख जाते हैं, लेकिन सब्जी में इस समय बड़ी परेशानी आ रही है। कई बार सब्जी पीली पड़ जाना, कई बार पैदा होना, कौन सा रोग लगा है ये समझ नहीं आना। और इसमें एक ख़ास बात है मृदा परीक्षण। हमारे इस पूरे एरिए में मिट्टी की जांच कहाँ से होगी, किस आधार पर होगी, वो हमको नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी दें। कुशवाहा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आज के समय में मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो सर इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों ने किया है हमारे बीच में। जिस प्रकार से हम अनबैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आज वर्तमान में किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मिट्टी परीक्षण किस प्रकार से कराएं, कहाँ कराएं, ये मैं ज़रूर जानकारी किसानों को देना चाहूँगा कि मिट्टी परीक्षण एक तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में होता है और एक मिट्टी परीक्षण पवार खेड़ा है, वहाँ पर सॉइल लैब है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ पर करा सकते हैं। और अपने नज़दीकी जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ पर भी आप मिट्टी का नमूना लेकर उनको दे सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। तो किसान भाइयों के खेतों में अभी फसल जनरली गेहूँ, चना, सब्जियां लगी हुई हैं। जैसे ही ये हार्वेस्ट होती हैं, हमारा खेत खाली होता है लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो उसमें जब खेत खाली होने के बाद लगभग 1 एकड़ में 5 से 7 जगह का चयन कर लें। वो रैंडमली करना है, आप वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करें। जैसे पूरा खेत है 1 एकड़ का, तो 1 एकड़ में 5 से 7 जगह चयन कर लें और 5 से 7 जगह चयन करने के बाद उसको थोड़ी सी मिट्टी सरफेस को हटा लें कि उसमें घास फूस ना हो। और वहाँ पर कौन सी फसल ले रहे हैं इस का चयन बहुत ज़रूरी है। अगर आप गहरी जड़ों वाली ले रहे हैं तो आपको डेप्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, गड्ढा ज़्यादा खोदना पड़ेगा। अगर उथली जड़ें वाली ले रहे हैं तो कम खोदना पड़ेगा। लगभग जो फील्ड क्रॉप होती हैं, फसल होती हैं फील्ड जो प्रक्षेत्र पर लगाई, जैसे गेहूँ है, चना है, मूंग है, उड़द है, इनके लिए 12 इंच का गड्ढा खोदना चाहिए। और जो बगीचे लगा रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, आम है, अमरूद है, तो उसके लिए लगभग 1 मीटर खोदा जाता है। लगभग 3 फीट तक उसका सैंपल नमूना खोद कर लेते हैं। जिस प्रकार से 5-7 जगह अपन ने चयन कर लिया तो वहाँ से अपन गड्ढा खोदें। वी नोच का गड्ढा खोद सकते हैं ऐसे करके। अगर नहीं भी खोदते तो डायरेक्ट भी खोद सकते। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी लेयर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने गड्ढा खोद दिया और नीचे की मिट्टी निकाल ली। जहाँ से गड्ढा चालू हो रहा है और नीचे तक जहाँ तक 12 इंच तक खोदा है तो वो गड्ढा तक की मिट्टी ले लें। उस मिट्टी को हम 7 जगह पूरी मिट्टी को मिलाकर और बार बार उसको पीस के लगभग 1 किलो मिट्टी निकाल लें। उसमें से उसको पीसते जाएं और उसमें से 2 भाग निकाल दें, पसारी 2 भाग निकाल दें, 2 भाग, ऐसे इस प्रकार से 1 किलो मिट्टी लें। उस मिट्टी को 1 किलो मिट्टी लेकर उसमें अपना खेत का नाम, खेत का आइडेंटिफाइड है, खसरा नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपने किसान का नाम, ये सभी सूचना डाल के एक पर्ची में स्लिप करके कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में या फिर हमारी पवार खेड़ा प्रयोगशाला में दे सकते हैं।
गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब समय है हमारे जाने का, तो चौपाल के इस अंक में आज बस इतना ही। और मैं हमारे विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप कृषि को लेकर आज बहुत जागरूक हैं और आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि अगर समस्या है तो हर समस्या का समाधान भी है। तो इसके लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। तो आज चौपाल के अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।